हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज के क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए क्लास 12th ज्योग्राफी का जो है इकाई 1 का जो है अध्याय नंबर 1 है, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस चैप्टर से संबंधित जो है सभी महत्वपूर्ण जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इस चैप्टर का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग को जो है इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स को बनाते चलिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, इस चैप्टर का ही नाम है प्रकृति एवं मानव भूगोल। मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इस चैप्टर का जो है मानव भूगोल का परिभाषा जो है इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में जो है लगातार एग्ज़ाम में जो है मानव भूगोल का परिभाषा जो है पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, मानव भूगोल क्या होता है? देखिए, भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों, व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल कहलाता है। यानी कि मानव की जो है उत्पत्ति से लेकर जो है मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक मानव के बीच और पर्यावरण के बीच जो है क्या संबंध है, क्या व्यवहार है, इसके बीच जब अध्ययन करते हैं भूगोल की जिस ब्रांच के अंतर्गत, जिस शाखा के अंतर्गत उसे ही क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और ये इसको हम आप लोग को रिपीट कराते हुए चलेंगे ताकि आप लोग को जो है आसानी से जो है याद भी हो जाए। रिपीट कराते चलेंगे तो आप लोग जो है 1-2 बार पढ़िएगा तो आप लोग को जो है याद हो जाएगा। तो मानव भूगोल को याद रखिएगा। भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों, व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, रेटजल के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। यानी कि देखिए मानव भूगोल का जो है परिभाषा कई भूगोल वेदा जो है अपने-अपने अनुसार जो है मानव भूगोल को परिभाषित किए हैं। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? तो देखिए, रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, तो रेटजेल महोदय जो था उसका नाम जो है पूरा नाम था फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है? उसका पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक रेटजेल और वो उसको जो है मानव भूगोल को जनक कहते भी हैं, ठीक है? याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं, ठीक है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहते हैं। देखिए, हम इस तरह से क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, अगर आप लोग इस तरह से एग्ज़ाम में लिखिएगा, तो आप लोग को 1 भी नंबर एग्ज़ाम में नहीं कटेगा। अगर परिभाषा लिख दीजिएगा, तो 2 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा तो 2 मार्क्स आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है? इसलिए साफ-साफ हम लिखे हैं और एक-एक लाइन जो है बढ़ाकर इसलिए लिखे लिखे हैं, ताकि अगर इस तरह से लिखिएगा तो एग्ज़ामिनर भी समझेगा कि जो है स्टूडेंट जो है जानकार स्टूडेंट है और आप लोग को पूरा नंबर जो है मिल जाएगा। तो देखिए, फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। तो देखिए, फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मतलब फ्रेडरिक रेटजेल महोदय ने बताया कि मानव भूगोल जो है मानव समाजों और धरातल धरातल यानी कि पृथ्वी के बीच संबंधों का क्या है? संश्लेषित अध्ययन है। इन दोनों के बीच जो है क्या है? एक पृथ्वी और मानव के बीच क्या है? दोनों के बीच जो है संबंध है उसका जो है अध्ययन एक-दूसरे से क्या है? एक-दूसरे से संश्लेषित है यानी कि जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो याद रखिएगा, फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का क्या है? संश्लेषित अध्ययन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कू-एलन सैंपल के अनुसार अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। देखिए, कू-एलन सैंपल इसका पूरा नाम है देखिए, कुमारी कुमारी जो है एलेन सैंपल, ठीक है? तो याद रखिएगा, क्यू एलेन सैंपल का पूरा नाम होता है कुमारी एलेन सैंपल, ठीक है? तो देखिए, क्यू एलेन सैंपल देखिए रेटजेल का शिष्या है, क्या है? रेटजेल का जो है शिष्या है, ठीक है? इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और जो देखिए अमेरिकन भूगोल देता है, ठीक है? आप लोग से एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि क्यू एलेन सैंपल जो है किस देश के रहने वाले थे? किस देश का जो है भूगोल भूगोल वेता थे? तो जो है अमेरिकन जो है भूगोल पे था।
थे, ठीक है? तो देखिए, कु एलन सैम्पर के अनुसार मानव भूगोल, तो कु एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है देखिए, मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो देखिए वही बात है, मतलब बात सेम टू सेम है लेकिन सब अपने-अपने अनुसार इसके जो है परिभाषा को जो है थोड़ा सबका सेंस एक ही है, ठीक है? सबका मतलब एक ही है लेकिन परिभाषा को जो है सब अपने आप में क्या करते करते गए हैं, बेहतर बनाते हुए गए हैं, ठीक है? तो देखिए मानव भूगोल क्या है? क्रियाशील मानव यानी कि क्रियाशील जो काम करते हैं मानव और अस्थायी पृथ्वी, पृथ्वी क्या होता है? अस्थायी दोनों के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यानी कि दोनों के बीच परिवर्तन होते रहता है और दोनों के बीच बीच का जो संबंध परिवर्तनशील का जो संबंध होता है उसी को उसके बारे में ही क्या करते हैं मानव भूगोल में जो है अध्ययन करते हैं, ठीक है? तो देखिए मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये बात के किसने बताया था? कु एलन सैंपल ने बताया था जो कि अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे, ठीक है? याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह बात किसने बताया था? एग्ज़ाम में ऑप्शन में दे दिया जाएगा रेटजल महोदय, कु एलन सैंपल दोनों इनमें से कोई नहीं, तो ये बात किसने बनाया था? कु एलन सैंपल यानी कि कुमारी एलन सैंपल ने बताए थे, ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मानव भूगोल की प्रकृति किस प्रकार है? तो देखिए मानव भूगोल की जो है प्रकृति किस प्रकार है? तो देखिए मानव भूगोल की जो है प्रकृति, तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए हम आप लोग को इस तरह से लिखे हैं कि आप लोग अगर 2-4 बार पढ़िएगा नोट्स बनाकर, तो निश्चित रूप से आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए मानव भूगोल की प्रकृति किस प्रकार है? तो देखिए, मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत लोकप्रिय है। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? अत्यंत लोकप्रिय है और आकर्षक भी है। आकर्षक है इस तरह से कि मानव भूगोल क्या करते हैं, लोगों को अपनी ओर क्या करते हैं आकर्षक करते हैं क्योंकि वो अत्यंत क्या है, लोकप्रिय है, ठीक है? जिससे प्रकृति तथा मानव के बीच किसी भी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। क्या होता है कि जिसमें प्रकृति मानव भूगोल में जो है प्रकृति तथा मानव को किसी भी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है? तो याद रखिएगा कि मानव भूगोल में प्रकृति और मानव को किसी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि हम प्रकृति तथा मानव का अलग-अलग अध्ययन नहीं करते हैं, ठीक है? तो देखिए, तो आप लोग को देखिए ये याद हो जाएगा देखिए मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत लोकप्रिय और आकर्षक है। पहला लाइन याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रकृति तथा मानव को किसी भी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि मानव भूगोल में जो है प्रकृति और मानव को किसी भी तरह से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है? यही कारण है कि हम प्रकृति तथा मानव को अलग-अलग अध्ययन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में जो है पूछ लिया गया है, ठीक है? तो देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल के कुछ क्षेत्रों और उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन आप लोग से दीर्घ उत्तरीय भी पूछ लेता है। दीर्घ उत्तरीय भी लिया जाएगा और देखिए लघु उत्तरीय भी पूछ लिया जाएगा। तो देखिए लघु उत्तरीय अगर पूछ लेता है लघु उत्तरीय में 2 मार्क्स में, तो आप लोग को इतना लिखने की ज़रूरी नहीं है। मानव भूगोल के देखिए क्षेत्र में जो है 5 पॉइंट लिख दीजिएगा और 5 जो है उपक्षेत्र का नाम लिख दीजिएगा तो 5 मार्क्स मिल जाएगा। 2 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग को 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? तो देखिए मानव भूगोल के कुछ क्षेत्रों और उपक्षेत्रों को नाम लिखे। तो देखिए यहाँ पर मानव भूगोल के कुछ क्षेत्रों, तो देखिए मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? देखिए मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल आते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत क्या-क्या आते हैं? न सामाजिक भूगोल आते हैं, नगरीय भूगोल आते हैं, राजनीतिक भूगोल आते हैं, जनसंख्या भूगोल आते हैं, अधिवास भूगोल आते हैं, आर्थिक भूगोल आते हैं, ठीक है? और इसी प्रकार देखिए मानव भूगोल के उपक्षेत्र के अंतर्गत क्या-क्या आते हैं? तो देखिए मानव भूगोल के उपक्षेत्र के अंतर्गत व्यवहारवादी भूगोल, तो देखिए यहाँ पर जो है क्या मानव भूगोल के जो है उपक्षेत्र के अंतर्गत देखिए क्या-क्या आता है? उपक्षेत्र के अंतर्गत देखिए
व्यवहारवादी भूगोल, उसके बाद सामाजिक भूगोल, उसके बाद देखिए सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, कृषि भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, विपणन भूगोल भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, उसके बाद देखिए जनसंख्या भूगोल, उसके बाद देखिए अधिवास भूगोल, ये सभी जो है मानव के क्षेत्र के अंतर्गत उप क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए एक बात को ध्यान रखिएगा कि देखिए यहाँ पर जो है अधिवास भूगोल और यहाँ पर देखिए भी है अधिवास भूगोल। यहाँ पर देखिए जनसंख्या भूगोल, यहाँ पर भी देखिए जनसंख्या भूगोल, ठीक है? तो आप लोग से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। पूछ लिया जाएगा कि इनमें से ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4-5 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र दोनों के अंतर्गत आते हैं। तो दे याद रखिएगा जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल। देखिए यहाँ पर अधिवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल। ये क्या होते हैं कि मानव भूगोल के जो है क्षेत्र और उपक्षेत्र जो है दोनों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो इन बातों को भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, तो याद रखिएगा, देखिए 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, आप लोग पूरा लिख दीजिएगा 5 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर देखिए, अगर 2 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, तो इसका जो है 5 मानव भूगोल का क्षेत्र लिख दीजिएगा, 5 उपक्षेत्र लिख दीजिएगा, आप लोग को जो है 2 मार्क्स जो है मिल जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए मानव भूगोल की प्रकृति से आप क्या समझते हैं? तो देखिए मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? तो मानव भूगोल के प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए प्रकृति ने है, यहाँ पर मानव भूगोल का जो है प्रकृतिकरण है, ठीक है? तो याद रखिएगा कि मानव भूगोल के प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं? मानव मानव भूगोल का प्रकृतिकरण क्या होता है? तो देखिए इसको समझिएगा कि मानव मानव एवं प्रकृति के बीच बेहतर संबंध है। तो ये तो बात सही है क्योंकि मानव और प्रकृति ये दोनों एक-दूसरे पर ही निर्भर करता है, ठीक है? हम लोग क्योंकि मानव के बिना प्रकृति का भी जो है प्रकृति का भी कोई महत्व नहीं है, ठीक है? और मानव के बिना जो है प्रकृति का भी कोई महत्व नहीं है और प्रकृति का भी मानव के बिना कोई महत्व नहीं है, ठीक है? तो याद रखिएगा तो देखिए तो यह क्या है कि मानव एवं प्रकृति के बीच क्या है? बेहतर संबंध है, जिससे मानव अपनी तकनीक तथा प्रौद्योगिकी की सहायता से अपना जीवन बेहतर मानव क्या होते हैं कि अपने तकनीक की सहायता से, अपने तकनीकी यानी कि ज्ञान की सहायता से, प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। क्या करते हैं? बेहतर बनाते हैं, आसान बनाते हैं, सुव्यवस्थित बनाते हैं, सुविधाजनक बनाते हैं जिसे मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं, ठीक है? तो देखिए एक बार फिर से देखिए मानव एवं प्रकृति के बीच बेहतर संबंध है, ठीक है? जिससे क्या होता है कि मानव अपनी तकनीकी, प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने जीवन को बेहतर, आसान, सुव्यवस्थित एवं सुविधाजनक बनाते हैं, ठीक है? इतना टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के अनुसार क्या करते हैं कि मानव अपने काम को आसान बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों का आविष्कार करते हैं, ठीक है? काम को जो है सुविधाजनक बनाते हैं, ठीक है? जिसे ही क्या कहते हैं, जिसे मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन को याद रखिएगा मानव की प्रकृतिकरण क्या होता है? तो मानव क्या होता है? मानव एवं प्रकृति के बीच बेहतर संबंध है, जिससे मानव अपनी तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने जीवन को बेहतर, आसान, सुव्यवस्थित एवं सुविधाजनक बनाते हैं, जिसे मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं, ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए पर्यावरण निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए पर्यावरण निश्चयवाद क्या होता है? तो देखिए यह प्रकृति तथा मानव के बीच की अवधारणा है। पर्यावरण निश्चयवाद क्या है? प्रकृति और मानव के बीच की क्या है? अवधारणा है, ठीक है? तो याद रखिएगा कि पर्यावरण निश्चयवाद क्या है? प्रकृति तथा मानव के बीच एक अवधारणा है, जिसमें प्रकृति और मानव के बीच के संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि पर्यावरण निश्चयवाद जो होता है उसमें प्रकृति प्रकृति और मानव के बीच के संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है? तो आसान है कि प पर्यावरण निश्चयवाद क्या है? या प्रकृति तथा मानव के बीच की अवधारणा है। पर्यावरण निश्चयवाद क्या है? प्रकृति और मानव के बीच की क्या है? अवधारणा है, जिसमें क्या होता है कि प्रकृति और मानव के बीच संबंधों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, ठीक है? तो याद हो गया होगा कि जो है पर्यावरण निश्चयवाद क्या है? या प्रकृति तथा मानव के बीच की अवधारणा है, जिसमें प्रकृति और मानव के बीच संबंधों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यानी कि पर्यावरण जो निश्चयवाद होता है, पर्यावरण निश्चयवाद जो है वह एक अवधारणा है, ठीक है? अवधारणा है जिसमें क्या करते हैं कि
प्रकृति और मानव के बीच जो संबंध है, उसके बारे में क्या करते हैं, पर्यावरण निश्चयवाद में जो है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, संभववाद से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो देखिए संभववाद यहाँ पर हम आप लोग को 2 क्वेश्चन बताएँगे, संभववाद और नवनिश्चयवाद। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस दोनों में से एक क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इस दोनों को जो है आप लोग जो है ध्यान से समझिएगा कि संभववाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है? तो देखिए, संभववाद क्या होता है? देखिए, संभववाद मानव भूगोल का एक रूप है। संभववाद क्या है? मानव भूगोल का ही एक रूप है। तो पहला बात याद रखिएगा कि संभववाद क्या है? मानव भूगोल का एक रूप है, जिसके अंतर्गत विचारधारा क्या होता है, व्यक्ति का विचारधारा क्या होता है, दर्शन है जो है, इस बात को मानते हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। जिसमें क्या होता है कि विचारधारा और दर्शन जो होता है, वो किस बात को मानते हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी के रूप में प्रकृति पर्यावरण के विकल्पों को चुनने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि देखिए, संभववाद कहता है कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी के रूप में प्राकृतिक पर्यावरण का जो विकल्प है, उसको चुनने के लिए खुद उसको चुनने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। यानी कि पर्यावरण में हम लोग को जो है किस तरह के पर्यावरण पसंद है, किस तरह का नहीं पसंद है, किसको, तो इसको चुनने के लिए जो है मनुष्य क्या है, स्वतंत्र है। तो यही बात क्या है, संभववाद में जो बताया गया है, ठीक है? तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि संभववाद मानव भूगोल का ही एक रूप है, ठीक है? जिसके अंतर्गत विचारधारा यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का विचारधारा अलग होता है, दर्शन के माध्यम से मतलब क्या सूचना देते हैं। तो इस बात को मानते हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक चिंतनशील प्राणी के रूप में प्रकृति पर्यावरण के विकल्पों को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। ये बात कहता है क्या? संभववाद कहता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा कि संभववाद से आप क्या समझते हैं? ये तो यहाँ से भी लिख सकते हैं कि संभववाद के अनुसार मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी के रूप में प्रकृति पर्यावरण के विकल्पों को चुनने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है। देखिए, आप लोग कितना लिखते हैं, देखिए एग्ज़ाम में शॉर्ट में लिखिएगा, लेकिन साफ-साफ लिखिएगा कि एग्ज़ामिनर जो है समझ जाए, कॉपी चेक करने वाले जो है समझ जाए, तो आप लोग को पूरा नंबर मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग जो है लॉन्ग टाइप लिख दीजिएगा, लेकिन क्या लिखते हैं समझ में नहीं आएगा, तो उसको जो है नंबर नहीं मिलता है, ठीक है? यहाँ पर जो लिखा गया है, इस तरह से आप लोग लिख ही दीजिएगा, 2 लाइन भी लिखिएगा तो आप लोग को पूरा मार्क्स जो है मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ बात को इसलिए बढ़ा दिया गया है, कभी-कभी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 20 शब्दों में उत्तर दें, 15 शब्दों में उत्तर दें, 30 शब्दों में उत्तर दें। तो इस तरह से पूछ लिया जाएगा, तो उतना शब्द को आप लोग जो है उतना शब्द में लिखिएगा, उसके बाद आप लोग को नंबर मिलेगा, इसलिए थोड़ा जो है बढ़ा दिए हैं, ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नवनिश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? तो देखिए नवनिश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? तो देखिए नवनिश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादन अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने किया था, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है और काफ़ी ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है? काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको जो है बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा कि नवनिश्चयवाद जो विचारधारा है, उसका प्रतिपादन किसने किया था? एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे, भूगोल के ज्ञानी थे, जिसका नाम था ग्राफिथ टेलर, उन्होंने बताया था, ठीक है? तो देखिए उन्होंने इस विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। आप लोग से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रुको और जाओ निश्चयवाद का जो है सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो देखिए रुको और जाओ जो सिद्धांत है, उसने किसने दिया था? तो देखिए रुको और जाओ का जो सिद्धांत है, उन्होंने ग्राफिथ टेलर ने दिया था और वो किस देश के वैज्ञानिक थे? अमेरिकन जो है भूगोलवेत्ता थे, ठीक है? तो याद रखिएगा, इसके बारे में इंट्रोडक्शन पहले इतना बात याद रखिएगा, क्योंकि इतना बात से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि नवनिश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादन अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने किया था। उन्होंने इस विचारधारा को, और एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नवनिश्चयवाद को ऑब्जेक्टिव के रूप में किन-किन नामों से जानते हैं? तो ऑप्शन ए रहेगा वैज्ञानिक निश्चयवाद, बी रहेगा रुको और जाओ निश्चयवाद, सी रहेगा दोनों, डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? सी नंबर, दोनों के नाम से जानते हैं। नव निश्चयवाद के सिद्धांत जो होता है उसे वैज्ञानिक निश्चयवाद और रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? और देखिए नव निश्चयवाद सिद्धांत क्या कहता है? तो देखिए नव निश्चयवाद
विचारधारा के अनुसार मानव को प्रकृति का नियमों का पालन करता है। तो देखिए, नव निश्चयवाद का जो विचारधारा है, वो ये बात बताता है कि मानव को जो है प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है? वो क्या बताता है कि मानव को जो है प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है, तो इस बात को याद रखिएगा कि नव निश्चयवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि नव निश्चयवाद का सिद्धांत यही कहता है कि मानव को किसके नियमों का पालन करना पड़ता है? प्रकृति का नियमों का पालन करता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक लाइन में आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि नव निश्चयवाद नव निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति के नियमों का पालन करता है। यह बात किसने बताया था? तो यह बात जो है अमेरिकन भूगोलवेत्ता जो है ग्रिफिथ ग्रे ग्रिफिथ टेलर ने बताया, ठीक है? तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है? उलझा-उलझा कर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग को सभी बातों को जो है बारीकी से ध्यान रखना होगा, बारीकी से पढ़ना होगा, ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए मानव भूगोल किस प्रकार किस प्रकार जो है अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, ठीक है? तो देखिए मानव भूगोल का संबंध किससे है? सामाजिक विज्ञान से है, संबंधित है, कैसे? इस बात को बताने के लिए बोल रहा है और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल जो है किस प्रकार जो है अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो देखिए, क्या होता है कि मानव भूगोल अपनी विषय सामग्री की व्याख्या और विश्लेषण के लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या होते हैं संबंध स्थापित करते हैं। यानी कि मानव भूगोल की जो विषय होता है उसको व्याख्या करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए भी सामाजिक विज्ञान की सहायता लिया जाता है, ठीक है? सामाजिक विज्ञान की सहायता लिया जाता है तो इसीलिए जो है क्या होता है कि मानव भूगोल अपनी विषय सामग्री की व्याख्या और विश्लेषण के लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों से अपना संबंध स्थापित करते हैं। इसलिए देखिए मानव भूगोल में जो है अन्य सामाजिक विज्ञान का भी जो है कुछ बातें जो है मिल जाते हैं जैसे अर्थशास्त्र हो गया, उसके बाद देखिए सामाजिक शास्त्र हो गया। तो इस तरह के जो है कुछ जो है सामाजिक विज्ञानों में जो है मानव भूगोल के बारे में जो है जानने को जो है मिलते हैं, ठीक है? तो यही बात है कि मानव भूगोल अपनी विषय सामग्री की व्याख्या और विश्लेषण के लिए सामाजिक विज्ञानों से संबंध स्थापित करते हैं और क्यों मिलते हैं? संबंध स्थापित करने से क्या होता है कि इस प्रक्रिया में मानव भूगोल तथा सामाजिक विज्ञान एक-दूसरे की सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया में मानव भूगोल के बारे में जानने में भी आसानी होती है और सामाजिक विज्ञान के बारे में भी जानने में क्या होती है आसानी होती है क्योंकि जो है इस प्रक्रिया में जो है मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञान जो है एक-दूसरे से क्या करते हैं सहायता जो है एक-दूसरे का जो है सहायता प्रदान करते हैं। देखिए ताकि ताकि क्या होता है मानव भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान दोनों की व्याख्या अच्छी तरह से हो जाए। यानी कि दोनों जब एक-दूसरे से सहायता प्रदान करते हैं तो दोनों की जो है व्याख्या और विश्लेषण क्या होती है अच्छी तरह से होते हैं। इसलिए मानव भूगोल जो है सामाजिक विज्ञानों से क्या करते हैं संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है? ताकि जो है दोनों के संबंध स्थापित करने से क्या होता है कि मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञान दोनों की व्याख्या और विश्लेषण जो है अच्छी तरह से यानी कि आसानी से हो जाता है, ठीक है? तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि मानव भूगोल अपनी विषय सामग्री की व्याख्या और विश्लेषण के लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों से अपना संबंध स्थापित करते हैं। इस प्रक्रिया में मानव भूगोल तथा सामाजिक विज्ञान एक-दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं ताकि मानव भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान दोनों की व्याख्या अच्छी तरह से हो सके, ठीक है? तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा कि जो है मानव भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल अपनी विषय सामग्री की व्याख्या और विश्लेषण के लिए सामाजिक विज्ञानों से संबंध स्थापित करते हैं। पहला पहला पैराग्राफ यहाँ तक याद रखिएगा, उसके बाद यहाँ से याद रखिएगा इस प्रक्रिया में मानव भूगोल तथा सामाजिक विज्ञान एक-दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है? दूसरा लाइन इस तरह से याद रखिएगा और तीसरा लाइन देखिए ताकि ताकि क्या होता है मानव भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान दोनों की व्याख्या अच्छी तरह से हो सके। देखिए इस तरह से याद करिएगा तो याद भी आप लोग को आसानी से हो जाएगा और आप लोग भूलिएगा भी नहीं और एग्ज़ाम में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग जो है सही से लिख पाइएगा और साफ-साफ लिख पाइएगा, आप लोग को जो है पूरा नंबर जो है मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय का वो क्वेश्चन है और इस चैप्टर का जो है सबसे इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है? तो देखिए, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि मानव भूगोल की नवीन विचारधाराएँ
क्या है वर्णन कीजिए, ठीक है। जब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ लिया जाता है तो 5 मार्क्स में तो उसको थोड़ा लॉन्ग टाइप लिखिएगा, उसके बाद आप लोग को नंबर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है होता है कि याद करने वाला नहीं होता, उसको समझकर लिखने वाला होता है, मतलब कि थोड़ा याद है, उसी को भाषा में बनाकर जो है लिखना होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग जो है इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोग इस बात को प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप लोग जो है किसी बात को समझकर कितना उसके बारे में लिख सकते हैं। जिस तरह से कोई भी लेख बोलता है लिखने के लिए, जैसे जो है 15 अगस्त इसके बारे में निबंध लिखिए, तो उसके बारे में जो है आप लोग अपना मन से कितना लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को भी इस तरह से लिखने का कोशिश कीजिएगा कि अधिक से अधिक बात तो उसके बारे में जो है लिख पाए। इस बात पर अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को जो है लिखने का अभ्यास होगा और आप लोग जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को पूरी तरह से लिख पाइएगा और आप लोग को पूरा मार्क्स जो है मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन है मानव भूगोल की नवीन विचारधाराएँ क्या है? इसी को बोलता है नवीनतम विचारधाराएँ क्या है? तो देखिए उत्तर देखिए मानव भूगोल की नवीनतम विचारधाराएँ निम्न है जो इस प्रकार है। देखिए मानव भूगोल के नवीनतम विचारधाराएँ देखिए कौन-कौन है? देखिए कल्याणपरक भूगोल है, उसके बाद देखिए मानवतावादी भूगोल है, उसके बाद अमूलवादी भूगोल है, अमूलवादी विचारधारा या रेडकिल विचारधारा उसी को कहते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट है व्यवहारवादी विचारधारा। तो इन सभी बातों के बारे में समझेंगे क्या होता है। देखिए तो पहला है देखिए कल्याणपरक भूगोल। तो ये क्या होता है? यह कल्याणपरक भूगोल क्या होता है? तो देखिए यह मानव भूगोल का एक उपगम होता है। उपगम मतलब क्या? मानव भूगोल का एक शाखा होता है, एक जो है एक क्षेत्र होता है, ठीक है? उपगम को ही शाखा भी कहते हैं, क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है? तो यह मानव भूगोल का एक ऐसा उपगम है जो मानवीय समाज में मिलने वाली असमानताओं तथा मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों के अध्ययन करते हैं, ठीक है? विभिन्न पक्षों के अध्ययन करते हैं, ठीक है? तो कल्याण परक में क्या करते हैं? यह मानव के बीच जो असमानताओं होता है, जो भेदभाव होता है, उसका जो है विभिन्न कारण क्या होता है, उसके बारे में इसमें क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो याद रखिएगा कि मानव भूगोल भूगोल का यह एक ऐसा उपगम है जो मानवीय समाज में मिलने वाले असमानताओं की मानव समाज में जो भेदभाव मिलते हैं तथा मानवीय कल्याण के विभिन्न यानी कि मानव के हित के लिए जो भी पक्षों होता है यानी कि जो बात होता है उसके बारे में उसके अध्ययन उसके पक्षों पर क्या किया जाता है बल दिया जाता है, ठीक है? तो कल्याणपरक भूगोल में याद रखिएगा यह मानव भूगोल का ऐसा उपगम है जो मानवीय समाज में मिलने वाली असमानताओं तथा मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों के अध्ययन पर क्या देते हैं बल देता है, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट है देखिए अगला है देखिए मानवतावादी भूगोल। तो वादी भूगोल क्या है? तो इसके अंतर्गत मानव के जीवन में होने वाली सामाजिक घटनाओं का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। यानी कि मानवतावादी भूगोल में क्या करते हैं? देखिए तो वादी भूगोल में जो है मानव के जीवन में होने वाले सामाजिक घटनाओं का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा मानवतावादी भूगोल में क्या करते हैं कि मानव के जीवन में जो सामाजिक घटनाओं होता है, उसके बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है देखिए अमूलवादी और अमूलवादी को ही क्या कहते हैं? रेड किल विचारधारा, ठीक है? अमूलवादी विचारधारा को ही क्या कहते हैं? रेड किल विचारधारा, ठीक है? इसके बारे में आप लोग अलग से भी जो है 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेड किल विचारधारा से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में अलग से 2 मार्क्स में नहीं बताएँ क्योंकि आप लोग को यहाँ पर हम बता रहे हैं इसके बारे में 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि रेड किल विचारधारा क्या होता है? इसी को जो है अमूलवादी विचारधारा भी कहते हैं। तो देखिए मार्क्सवादी सिद्धांतों का उपयोग करने वाले विचारधारा को रेड किल विचारधारा कहते हैं। यानी कि मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया था, उनको उपयोग करने क वाला जो विचारधारा होता है उसी को जो है रेड किल विचारधारा कहते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा पहला बात याद रखिएगा मार्क्सवादी सिद्धांतों का उपयोग करने वाले विचारधारा को रेड किल विचारधारा कहते हैं। तो देखिए, तो मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत क्या-क्या होता है? तो देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है कि देखिए, इसके अंतर्गत गरीबी, भुखमरी, बीमारियाँ, जाति भेद, रंग भेद आदि का अध्ययन करते हैं। यानी कि मार्क्सवादी जो सिद्धांत होता है, उनमें उसके अंतर्गत जो है गरीबी का, भुखमरी का, बीमारियों का, जाति भेद रंग भेद आदि का क्या करते हैं अध्ययन करने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं किसमें अमूलवादी विचारधारा में। तो देखिए अमूलवादी जो विचारधारा होता है उसमें क्या करते हैं कि उसमें जो है
उसमें जो है गरीबी, भुखमरी और देखिए उसके बाद देखिए जाति भेद, रंग भेद आदि का अध्ययन करने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। और देखिए और मार्क्सवाद सिद्धांत क्या बताता है? देखिए मार्क्सवाद का सिद्धांत बताता है कि विश्व के समस्त निवासियों का विश्व के संसाधनों पर समान अधिकार और नियंत्रण होना चाहिए। देखिए, तो जब ये बात मार्क्स ने बताया कि विश्व के जो है समस्त समस्त निवासियों का विश्व के संसाधनों पर समान अधिकार और नियंत्रण है, तो फिर गरीबी क्यों है, भुखमरी क्यों है, बीमारी क्यों है, जाति भेद, रंग भेद क्यों होता है? तो इसी के बारे में जो है मार्क्स के सिद्धांत के बारे में जो है अमूलवादी विचारधारा में जो है प्रयोग किया जाता है मार्क्स के सिद्धांत का, ठीक है? तो याद रखिएगा इसके बारे में अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रेड किल विचारधारा से आप लोग क्या समझते हैं? तो मार्क्सवादी सिद्धांतों का उपयोग करने वाले विचारधारा को रेड किल विचारधारा कहते हैं। इसके अंतर्गत गरीबी, भुखमरी, बीमारियाँ, जाति भेद, रंग भेद आदि आदि का अध्ययन करने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जो बताता है कि विश्व के समस्त निवासियों का विश्व के संसाधनों पर समान अधिकार और समान क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। और नेक्स्ट विचारधारा है देखिए व्यवहारवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा क्या कहता है? तो देखिए इस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ-साथ यानी कि प्रत्यक्ष जो पूरी तरह से जो अनुभव के साथ-साथ मानव की जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव का जो है जाति है, उसके बाद प्रजाति है, धर्म के आधार पर जो है समाज को जो विभिन्न वर्गों में जो है बाँट दिया गया है, उसके बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किसमें? व्यवहारीवादी यानी कि मानव के व्यवहार के साथ जो भेदभाव होता है, उसके कारण जो उनको अलग-अलग वर्गों में बाँट दिया गया है, उसी के बारे में जो है व्यवहारवादी भूगोल में क्या करते हैं? विचारधारा में अध्ययन करते हैं। तो इसमें याद रखिएगा इस विचारधारा में प प्रत्यक्ष अनुभव के साथ-साथ मानव की जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों के आधार पर क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, ठीक है? और ये रहा इस चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है? देखिए तो ये सभी जो है इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को एक यहाँ पर दिए हैं और एक हम आप लोग को बताए हैं कि जो है मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र का बारे में बताइए तो इसको भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है। इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी तरह जो है हम आप लोग को सभी चैप्टर से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएँगे और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएँगे। आप लोग उसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ये आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही क्या होगा, लाभदायक होगा। आज के सेशन को इतना ही पर रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।